चलिए, अब इसमें क्या है कि मेन टॉपिक है, वहाँ पे आते हैं सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में शुरुआत होती है मुग़ल वंश से, और मुग़ल वंश में सबसे पहला सॉरी मुग़ल नहीं, गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 के बीच। ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा की स्वामी। क्या होता है? चंद्रमा की स्वामी। उपाधियाँ ये जो ऐबक ने लिया, कुरान खां, लाख बख्श, हातिम सेकेंड। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुरान खां, लाख बख्श और हातिम सेकेंड, ये सारी उपाधियाँ कौन अपने आप को लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। अब क्या है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए, अपने नाम का कुत्ता नहीं पढ़वाया, अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, जो बहुत पुराना शासकों का एक स्ट्रेटजी होता है। अब क्या है, गजनी ताजुद्दीन एलदी लाहौर में थे ऐबक, और सिंध में थे नासिरुद्दीन। ये सब हम लोग को खैर नहीं पढ़ना है, मेन है ये लाहौर में ऐबक की राजधानी बनी, और वहाँ से वो लोग भारत पे राज कर रहे थे। क्या है, 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने जिसे दास्ता से मुक्त किया। ठीक है, और 1210 में लाहौर में ऐबक की चौगस खेलते हुए, जिसे पोलो बोलते हैं, ठीक है, खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। चलिए, अब क्या है, फिर कौन बना? आराम शाह 1210 से 11 तक रहा। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा। ये इम्पोर्टेंट है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। यह इल्बरी तुर्क था, यह बदायूं का गवर्नर था, ऐबक का दामाद था। मतलब ये ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था इल्तुतमिश। इसने तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया। इसे चालीसा दल भी कहा जाता है। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश ही था। इसने ही लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट किया। इसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। काम के बदले भूमि देने का जो थी, इसे बोलते हैं जागीरदारी। मतलब कि अपने नीचे जो लोग काम करने वाले लोग थे, उनको भाई आइए हमारे अंदर काम कीजिए, आपको इतना ज़मीन, मतलब इतना गांव दान में, आपको दान में नहीं, मतलब कि सैलरी के रूप में दे देंगे। उसका जो टैक्स होगा आपको, वही आपका सैलरी होगा। इसने अरबी पद्धति पर 2 सिक्के चलाए। ठीक है, इल्तुतमिश ने। कौन कौन सिक्के? चांदी का सिक्का जिसे बोला गया टंका, तांबे का सिक्का जिसे बोला गया जीतल। फिर तराइन का तृतीय युद्ध, हम जानते हैं तराइन का फर्स्ट युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए। दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जीत गया। और थर्ड में किस में हुआ? इल्तुतमिश और जातुद्दीन एलोदी में हुआ। इसने एलोदी को पराजित किया, इल्तुतमिश ने। इसने कुबाचा को कई बार पराजित किया। कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर गया। अब आते हैं 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खां कर रहा था। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की, उससे अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ठीक है, अगर वो उसका सहायता करता तब मंगोलों ने इस पे इंडिया पर हमला कर देते।
1229 में खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये ध्यान देने वाली है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। अपने पुत्र नसीरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया। नसीरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हो गई। इसने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। अब क्या है, ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम से सिक्के चलाए। ग्वालियर अभियान के चलते बलबन को खरीदा और उसके बाद इल्तुतमिश का 1236 में मृत्यु हो गई। सुल्तान सुल्तान मतलब खलीफा के प्रतिनिधि। खलीफा कौन था, मतलब कह सकते हैं कि अल्लाह की, उनकी जो मोहम्मद साहब थे उनके प्रतिनिधि। बादशाह कौन थे, स्वयंभू एवं स्वतंत्र शासक। ठीक है, अब आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। यह आलसी प्रवृत्ति का था और ये वास्तविक शक्तियाँ इसकी माँ शाह कुर्तान के पास थी। शाह कुर्तान निरंकुश थी। रजिया जनता की सहायता से शासक बनी। रजिया सुल्तान ये 4 साल तक रही, 1236 से 1240 तक। यह जान लीजिए कि रजिया सुल्तान मतलब कि दुनिया के इतिहास में पहली मुस्लिम शासक बनी। यह मुस्लिम महिला शासक बनी। यह कुबा एवं कुलाह पहनकर दरबार में आती थी। यह तीरंदाजी, घुड़सवारी तथा शिकार करती थी। अच्छा, ये कुबा और कुलाह जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि ये एक तरह की नकाब हुआ करता था। इनके कुछ पद प्रदान किए गए, जैसे कि कबीर खां, मतलब लाहौर के गवर्नर को कबीर खां कहा गया। कबीर खां ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया और यही क्या था, प्रथम विद्रोह था। इसमें क्या हुआ कि अल्तुनिया जिसमें अल्तुनिया मतलब तब्र हिंद का गवर्नर, एतगीन मतलब अमीर एक हाजिर, याकूत मतलब अमीर ए याकूत। ठीक है, तो ये इतना अजीबोगरीब नाम है जो जिसका मतलब खुद मुझे भी मालूम नहीं। बस हम लोग को ध्यान रखना है कि जब ऐसा कुछ क्वेश्चन में आए तो हमें याद आ जाए। यह अफ्रीकी थी। ठीक है, याकूत। इसकी रजिया सुल्तान के साथ प्रेम संबंध था और यल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया उसे विद्रोह का दमन करने हेतु गई, लेकिन वह पराजित हो गई। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। ठीक है, रजिया का वह अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित हुए और कैथल, जिसे हरियाणा में है, कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। ठीक, अब क्या है, बहराम शाह। तो बहराम शाह अब राजा बना। ये भी 2 साल तक रहेगा, 1240 से 42 के बीच में। नायब ए मुमकिलात नामक पद का सृजन किया गया और एतगिन को प्रथम नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन अब मोहम्मद शाह, मतलब कि 12 ये भी 4 साल रहेगा। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर क्या है, नसरुद्दीन मोहम्मद बनेगा। ये लंबे समय तक चलेगा, थोड़ा सा लगभग 20 साल, 46 से 66 तक। नसरुद्दीन महमूद यह बलबन की सहायता से सुल्तान बना। यह बलबन का दामाद था। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह कुरान की प्रतिलिपियाँ लिखता था। इसने बलबन को नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया। नासिरुद्दीन ने बलबन को हांसी का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक, चलिए, हाँ, अब इम्पोर्टेंट है ये बलबन के बारे में। बलबन कब से कब तक रहा, 1266 से 1286 तक। यह इल्बरी तुर्क था।
चालीसा दल का सदस्य था। रजिया सुल्तान आप जानते ही हो, ये जो उपाधि ली थी अमीर ए शिकार बोला गया इसे। बहराम शाह को अमीर ए आखुर बोला गया। अलाउद्दीन महमूद शाह को अमीर ए हाजिब बोला गया। नासिरुद्दीन महमूद को नायब ए मुमलिकात बोला गया। फिर से देख लेते हैं। रजिया सुल्तान अमीर ए शिकार, बहराम शाह अमीर ए आखुर, अलाउद्दीन महमूद शाह अमीर ए हाजिब, नासिरुद्दीन महमूद नायब ए मुमलिकात। ठीक है, नेक्स्ट है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। इसमें क्या है, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही आपने सुने हैं, वो मुगल आजम अगर मूवी देखे हैं तो उसमें क्या बताता है, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही मतलब ईश्वर की छाया, जिसे अकबर को बोला गया है। नियायत ए खुदाई मतलब ईश्वर के प्रतिनिधि, नियायत ए खुदाई। यह रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था। उसके बाद इसका संबंध ईरान के आफर शिया वंश से था। इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं आरंभ की। सिजदा, पैसोब, नौरोज त्यौहार, तुलादान, ताजिया, इसके अपने दरबार के भव्य रूप से इसे सजाया। अफ्रीकी अंगरक्षकों को नियुक्त किया। अपने बच्चों को ईरानी नाम रखे और कैकू, सरो और क्यूमर्स, ये सब अपने बच्चों को नाम रखा है उसने। यह लौह और रक्त की, बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, इसने चालीसा दल का दमन किया। मतलब जानते ही हैं कि सब हिंदू धर्म का बहुत सारे दमन किए। अमीर बकबक को सजा दी और तुगरिल खां ने बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह किया। इसने अमीर खां की मृत्यु दंड दिया और क्योंकि वह तुगरिल खां का विरोध का दमन करने में असफल रहा। मलिक मुकद्दिर ने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। बलबन ने मलिक मुकद्दिर को तुगरिल उस की उपाधि दी। इसने मेवात का कटेहर में विद्रोह का दमन किया। इसने महमूद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। इससे महमूद को शहीद का दर्जा दिया। इसने कभी कोई बाहरी अभियान नहीं किया। इसने सैनिक विभाजन की स्थापना की और उसका नाम क्या रखा गया, सैनिक विभाग की स्थापना की। उसका नाम रखा गया दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज मतलब कह सकते हैं कि आर्मी। गुप्तचर विभाग को नाम दिया गया दीवान ए बरीद। नेक्स्ट है, बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कैकुबाद जो कि 1286 से 90 तक रहा, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। यह एक सराबी था। इसे लकवा हो गया, मतलब यह भी ख़त्म हो गया। फिर आया क्यूमर्स। इसका संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। अब आपको पता है कि क्या होगा। अब मतलब बलबन के बाद जान लीजिए कि इनके बेटे मतलब ढंग से नहीं संभाल पाए। अब कौन है, जलालुद्दीन, वही अब गुलाम वंश को आगे चलाएगा। हाँ, पर यहाँ पर जलालुद्दीन आया तो अब गुलाम वंश ख़त्म। 1290 में अब शुरू हो रहा है खिलजी वंश। तो हम लोग गुलाम वंश में देख लिए सबको। अब क्या है, खिलजी वंश ये कब तक चलेगा, ये भी लंबा नहीं चलेगा, सिर्फ 40 साल दिखा रहा है कि 1290 से 1320 के बीच में चल पाएगा। खिलजी मूलतः तुर्क थे, याद रखना है। खिल कहाँ के थे, खिलजी
तुर्क थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए। इन्होंने अफगानी रीति रिवाज तथा संस्कृति को अपना लिया। इतिहासकारों के अनुसार यह खिलजी क्रांति थी और तुर्क श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात लगा। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया और सांस्कृतिक योगदान दिया। चलिए, तो पहला राजा कौन बनेगा? जो उसने अपने से पहले वाले राजा को मारा होगा। यही संसार का नियम है। तो पहला राजा कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1200 ज़्यादा दिन नहीं 6 साल रहेगा, 1206 से 1290 से 1296 तक। 1 वर्ष तक किलो करी को अपना केंद्र बनाया। इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। इसने मालिक छज्जू के विद्रोह को माफ़ कर दिया। बलबन का भतीजा था वो मालिक छज्जू। उसके बाद इसने बलबन की सिंहासन का जो था उसका प्रयोग नहीं किया। इसने सूफी संत सिद्दी मौला को मृत्यु दंड दिया। इसने दीवान ए वकूफ व्यय विभाग की स्थापना की, मतलब कि एक्सपेंडिचर विभाग की इसने स्थापना की। नेक्स्ट है, मंगोल नेता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित कर दिया। ठीक, मंगोल नेता अगलू खां दिल्ली में बस गया, जिसे बोलते हैं मंगोलपुरी। इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। सुल्तान ने ठग एवं चोरों को दावत दी एवं दिल्ली से बाहर भेज दिया। और एके ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया। पता नहीं है एके क्या है, देखते हैं क्या है एके। अच्छा सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ ठीक है, तो फिर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। अब क्या हुआ, जलालुद्दीन के बाद कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आप सुने ही होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ये लंबे समय तक रहा था, लगभग 20 साल तक। ठीक है, 1296 से 1316 तक। बचपन का नाम था अली गुरसाफ। पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी उसका चाचा किए थे। ठीक, यह कड़ा एवं मानिकपुर का सूबेदार था। दिल्ली प्रवेश में समय में इसने जनता में धन बांटा। इसमें 2 सपने थे, एक तो विश्व विजय मतलब सिकंदर शानी मतलब सिकंदर के जैसा बनना, और नया धर्म की स्थापना करना। काजी मुगीस, इसे बोलते हैं मुगीसुद्दीन, के साथ उसका संवाद काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके समय कुछ विद्रोह हुए, देखते हैं क्या क्या विद्रोह हुए भाई। नवीन मुसलमानों का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, अख्त खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। विद्रोह रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार किया वो क्या था, अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया, शराब के गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगाया, अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी की अनुमति से ही संभव थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसने जो विद्रोह हुआ, नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया। मंगू खां का विद्रोह जानते ही हैं, मंगोल वाले। अख्त खां के विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। विद्रोह रोकने के लिए उसने क्या सुधार किया, अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया, मतलब जो फालतू जो इनकम थी उसको हम टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स कम करेंगे। शराब की गोष्ठियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब शराब बैठ के पी रहे खूब, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों में वैवाहिक संबंध खिलजी की अनुमति से ही संभव थी। ठीक है, फिर गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। ठीक है, इसने अभियान चलाया, पहला गुजरात अभियान, ये इम्पोर्टेंट है। 1299 में यहाँ का शासक उस समय कर्ण बघेल थे। कर्ण बघेल को पराजित किया और कर्ण बघेल एवं देवल रानी उसकी पुत्री थी, देवगिरी चले गए। और कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी ने एके
मतलब अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया। ठीक है, ये पहले ऐसा हुआ करता था। तो उसके बाद फिर उसने जो अभियान चलाया, मतलब कि और कई जगहों अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर लड़ करके वहाँ के राजाओं को पराजित करके वहाँ पर अपना चीज़ों को स्थापित किया। उसमें कौन कौन है? जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालौन। ठीक है, इसमें चित्तौड़ वाला जो आप कहानी थोड़ा सा सुने होंगे, ये पद्मावत मूवी में दिखाया गया है। वही वाली चीज़ है कि वहाँ की रानी थी पद्मावती, और उन्होंने अपने मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि इससे हम शादी कर ले, इसके आक्रमण कर ले। उस पर आक्रमण किया। उसके जो राजा थे रतन सिंह को उन्होंने मार दिया। लेकिन इससे पहले कि आकर के उनकी पद्मावती से शादी करता या फिर कुछ करता, वो उन्होंने जोहर कर लिए। जोहर करने का मतलब है कि उनको अपने सशरीर आग में कूद जाना। ठीक है, मतलब अपने पतिव्रता को चीज़ों को वहाँ पर स्थापित करने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी दक्षिण भारत के अभियान। ये सब आप देख रहे हैं कि क्या है, ये उत्तर भारत का है। अब क्या है? दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत में पहले देखते हैं, इधर है देवगिरी जो महाराष्ट्र के आसपास है। इधर आप आ जाइए आंध्र प्रदेश के आसपास वालरंग। यहाँ पर कौन है? प्रताप रुद्र देव, जिसे बोलते काकतीय वंश थे। उसके बाद द्वार समुद्र। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? मदुरै जो आज तमिलनाडु है। यहाँ पर थे वीर पांडे और सुंदर पांडे, जिसे बोलते हैं पांडे वंश। और फिर क्या है? होयसल वंश, ये वीर बल्लाव देव थर्ड थे। ये कौन थे? द्वार समुद्र, ये केरल और कर्नाटक का कुछ पार्ट में। अब आते हैं प्रताप परुद्र ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया। उसके बाद मदुरै अभियान सबसे सफल अभियान था। इसमें लूट सर्वाधिक, मतलब कि खूब सर्वाधिक लूटी गई, और वीर पांडे ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पर सैनिक सुधार किया अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया? उसने नियमित सेना गठित किया एवं उन्हें वेतन देना आरंभ किया। इससे पहले सेनाओं को ऐसे रखते थे और उनको वेतन नहीं देते थे, वेतन के रूप में ज़मीन वगैरह गांव वगैरह देते थे। अब पहली बार ऐसा किया गया कि उनको आप आइए, आप सेना में भर्ती हुई, आपको सैलरी दी जाएगी। हुम्स में उनकी हिस्सेदारी को कम कर दिया, और इसमें पहले मतलब कि हुम्स में पहले 80% जो थे वो सेना थे, अब 20% सुल्तान के पास थे। अब उल्टा हो गया, यहाँ पे 20% सेना हो गया, 80% क्या हो गया? सुल्तान के पास। इन्हें सैनिकों का हुलिया लिखवाना आरंभ किया। ठीक, मतलब जिससे पता लगे। और इसने ही घोड़े को दागना आरंभ किया, मतलब एक तरह के निशान लगाना। राजस्व में सुधार किया। इसने भूमि के पैमाइश करवाई, मतलब नापने की सिस्टम, जिसे मसाहत कहा गया। क्या कहा गया? मसाहत कहा गया। इसने भू राजस्व दर को बढ़ा करके लगभग 50% कर दिया गया। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जो लैंड रेवेन्यू का जो टैक्स है वो बढ़ा करके 50% बढ़ा दिया। इसने एक विभाग की स्थापना की, जिसे बोला गया दीवान ए मुक्त खराज। दीवान ए मुक्त खराज मतलब राजस्व विभाग। ठीक है, यह रेवेन्यू यह बकाया भू राजस्व कर वसूलता था। दीवान ए मुक्त खराज। इसके 2 नए कर लगाए, चरी कर और खरी कर। चरी कर और खरी कर कौन लगाया? चरी कर और खरी कर जो लगाया वो कौन लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। फिर क्या है? बाजार सुधार। वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए गए। सभी व्यापारियों को बदायूं द्वार के पास स्थापित किया गया। बाजार को 3 भागों में विभाजित किया।
सदस्य ए अदल और मंडी, दासों व जानवरों का बाजार सुधार हेतु विभाग की स्थापना की गई। और दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों का पंजीकरण करता था। सहना ए मंडी मतलब कि पुलिस अधिकारी थे। और बरीद और मुनियान ये कौन थे? गुप्तचर थे। 7वां देखते हैं क्या है। परवाना नवीस मतलब यह महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। परवाना नवीस, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जो पता लगती है कहाँ से, अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह से, जियाउद्दीन बरनी के तारिक ए फिरोज शाही से, इब्न बतूता के रेहला से, और अबू कर्क इसामी के फतुल उस सल्तानी से। ये सभी इन लोगों के रचनाएं हैं। तो इससे हमें यह भी याद रखना कि ये सभी रचनाएं किसने की? अमीर ने क्या लिखा था? खजाइन उल फुतूह। जियाउद्दीन बरनी ने तारिक ए फिरोज शाही लिखा था। और जियाउद्दीन बरनी ने ही वो पद्मावत भी लिखा था। इब्न बतूता जो है वो रेहला ने लिखा था। रेहला वो इब्न बतूता ने लिखा था। और अबू कर्क इसामी ने फुतुल उस क्या है सलातिन ने लिखा था। चलिए अब ये 4 खान, जफर खान, नुसरत खान, अलूग खान और अलब खान। तो यहाँ पे जफर खान मतलब मंगोलों से लड़ता हुआ वो मारा गया। फिर ये नुसरत खान रणथंबोर अभियान में मारा गया। इसके बारे में कुछ दिया नहीं, पता नहीं क्या। अन्य प्रसिद्ध सेनापति गाजी मलिक और मलिक कफूर। गाजी मलिक इसे मंगोल को कई बार पराजित किया। और मलिक तो ये आपको पता है कि ये दक्षिण अभियान में भाग लिया था और ये गुजरात का हिंदू था, ठीक है। यह किन्नर था और गुजरात अभियान के समय नुसरत खान के इसे भड़ौच बंदरगाह पर 1000 दिनार में खरीदा और इसलिए इसे क्या कहा गया? 1000 दिनारी भी कहा गया। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खीज खाक व सादी खां की हत्या करवा दी एवं मुबारक खिलजी को जेल में डाल दिया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमक अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए। और शिहाबुद्दीन उमर ये 1316 में, ठीक है। अब मतलब इसका अलाउद्दीन खिलजी का काम खत्म हो रहा है। अब आ रहे हैं कौन? शिहाबुद्दीन उमर। इनका भी ये चलेंगे नहीं। ये कौन थे? इसका संरक्षक मलिक काफूर था। मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। तो अब सीधी बात है, मुबारक खिलजी बना। ये भी 4 साल तक रहा। यह शराबी था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसने निजामुद्दीन औलिया के अभियान को अस्वीकार कर दिया। और यह महिलाओं के कपड़े पहनता था और क्या करता था? खुसर बादशाह खुसरो ने इसकी हत्या करा दी, ठीक है। मतलब कि खुसर बादशाह ने इसकी हत्या करा दी मुबारक खिलजी का। अब उसके बाद फिर कौन बनेगा? जो हत्या कराई उसे वही बनेगा। तो अब कौन बन गया? खुसर बसा 1320 में। और यह भारतीय मुसलमान था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। इसने विरोधियों में इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंक के भेंट किए। और गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से इसकी हत्या करा दी। कौन करा दी? गाजी मलिक ने। तो अब आगे कौन बनेगा? सोच सकते हैं। बस अब उसके बाद तुर्कियों की फायदा, मतलब अब कौन बनेंगे? तुगलक वंश। कौन बनेगा? तुगलक वंश, ठीक है।